हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी का टॉपिक और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक है। और इससे पहले भी मैंने एक पार्ट डाला था इकोलॉजी के ऊपर, जो कि हम समझे थे वहाँ पे मीनिंग डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। और वहाँ पे हमने ये भी जाना था कि एम ऑफ स्टडी क्या है, इकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं हम, ठीक है। और इकोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेज होते हैं वो सारा हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जा कर के देख सकते हो, या फिर मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजी क्या क्या होते हैं और इकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टाइप है इकोलॉजी का वो है ग्लोबल इकोलॉजी। अब ग्लोबल इकोलॉजी को अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझो कि हमारे जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। और वो सारे इकोसिस्टम जो है उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज़म, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं, उन सारे अलग अलग इकोसिस्टम जो है वो किस तरीके से हाइड्रोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से और जियोस्फीयर से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि सपोज़ करो हमारा एक पर्टिकुलर कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, और कुछ दूरी पे जो है वो हमारा दूसरा इकोसिस्टम होगा। तो वो सारे अलग अलग इकोसिस्टम को हम ना पढ़ करके उसको एज अ ग्लोबल लेवल पे पढ़ेंगे। तो उनकी जो इंट्रैक्शन है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हमारे जो ओशनिक जो पार्ट्स है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनसे, और फिर एटमॉस्फेयर यानी कि जितने भी एयर वाले पार्ट हैं, और जियोस्फीयर से, तो यानी कि जो लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। तो इन सब से जो इंट्रैक्शन होती है एट अ ग्लोबल लेवल, तो उसकी स्टडी को हम लोग ग्लोबल इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जो दूसरा है दोस्तों वो है लैंडस्केप इकोलॉजी। अब लैंडस्केप इकोलॉजी, लैंडस्केप समझो आप एक पज़ल के तौर पे समझो। अगर एक पज़ल में आप किसी भी एक पार्ट को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, तो वो जितना भी दूसरा पार्ट होता है वो भी डिस्टर्ब होता है उसके ज़रिए। तो इसी तरीके से एक लैंडस्केप जो होता है, वहाँ पे अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अफेक्ट करोगे, एक पर्टिकुलर चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे उस लैंडस्केप से, तो वहाँ पे जो अदर पार्ट ऑफ द लैंडस्केप है वो भी अफेक्ट होंगे। अगर आपको इसको समझना है तो इस तरीके से समझो कि सपोज़ करो एक रिवर है, तो वहाँ पे बहुत सारी फ़िशेज़ रहती हैं, ठीक है। अब उन फ़िशेज़ को क्या है, डक्स खाती हैं, या फिर उनको कोई बड़ी फ़िशेज़ जो हैं वो खाती हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ से किसी एक पर्टिकुलर फ़िश को, किसी स्पीशीज़ को वहाँ से अगर आप ख़त्म कर दोगे, वहाँ से हटा दोगे, तो क्या है, वो अदर एनिमल्स जो कि उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफ पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है लैंडस्केप की जितनी भी अदर पार्ट्स है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो इकोलॉजी होती है, इस तरीके की जो हम लोग स्टडी करते हैं लैंडस्केप के लेवल पे, तो वो है हमारा लैंडस्केप इकोलॉजी, जहाँ पे जितने भी ह्यूमंस होती है उसकी जो एक्टिविटीज़ हो, जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है लैंडस्केप का, उसको किस तरीके से वो अफेक्ट करता है, वो यहाँ पे हाईलाइटेड होता है हमारे लैंडस्केप इकोलॉजी में। अब जो दूसरा है हमारा इकोलॉजी का टाइप, वो है इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब देखो, ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम को एज अ होल पढ़ा था, ठीक है, एज अ ग्लोबल लेवल पे पढ़ा था। लेकिन इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक एक इकोसिस्टम को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर इंट्रैक्शन इज रेफर्ड टू एज इकोसिस्टम इकोलॉजी। यानी कि इकोसिस्टम में जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस इकोसिस्टम को बना रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, जो एनिमल्स है वो हो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उन सारे से मिल करके हमारा इकोसिस्टम बनता है, और उसी इकोसिस्टम की इकोलॉजी को हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। सो द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक विच इज़ लिविंग and abiotic which is non-living elements within an ecosystem framework is known as ecosystem ecology। यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है दोस्तों, उसमें लिविंग थिंग्स भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, ठीक है। और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और इसी जो इकोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं टू दी कम्युनिटी इकोलॉजी। अब देखो, कम्युनिटी इकोलॉजी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कहा था क्या होता है, सीन इकोलॉजी, ठीक है। सीन इकोलॉजी जो है वो हमारा जो इकोलॉजी है उसका एक मेन ब्रांच है, और उसी को हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोलते हैं।
देखो ये जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। देखो सपोज़ करो यहाँ पे ये आप इमेज में देखो, ये एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्री है और इस ट्री में कुछ जितने भी छोटे छोटे जो कैटरपिलर है वो यहाँ पे है, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे एक बर्ड भी रहती है, ठीक है। तो सपोज़ करो ये हमारा एक इकोसिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे लिविंग थिंग्स भी होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। तो ये जैसे कि हमारा जो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राउंड है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। ये जो हमारा एयर है ये सारा, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। और इसी इकोसिस्टम में ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये हमारा लिविंग थिंग्स है। और पेड़ में ये आप देखो इस तरीके से कैटरपिलर है, इस तरीके से ये जो बर्ड्स होती हैं ये भी रहती हैं। तो ये सारे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिज़म है वो एक स्पीशीज़, ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज़म हैं ये एज अ कम्युनिटी यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और इसी अलग अलग ऑर्गेनिज़म की स्टडी को अगर हम एक साथ करते हैं एज अ कम्युनिटी लेवल, तो वो हमारा क्या होता है, कम्युनिटी इकोलॉजी। अगर सपोज़ करो एक फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे सपोज़ करो बहुत सारे अलग अलग लायंस हैं या फिर डियर्स है, हिपोपोटामस है, बफेलो है, जिराफ है। तो ये सारे अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेडेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी की स्टडी को एट अ कम्युनिटी लेवल जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। So community ecology focuses on the interaction among population of different species within a defined area or habitat, exploring topics such as competition, predation, mutualism and the process that shapes community structure and dynamics. अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो इसको भी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, ऑर्टिकोलॉजी का ही दूसरा नेम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उसकी स्टडी को हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, ये जेब्रा का पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पेंगुइन का पॉपुलेशन, इस तरीके से यहाँ पे ये डियर्स का पॉपुलेशन है। तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उनकी इंडिविजुअल लेवल पे उनकी पॉपुलेशन की इंडिविजुअल स्टडीज़ को ही हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। So analyzes the dynamics of population of a single species, including factors such as birth rates, death rates, immigration and how these factors influence population size, density and distribution over time। यानी कि ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरीके से उनका बर्थ रेट जो है वो होता है, जो डेथ रेट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से उनकी जो डेथ रेट्स है वो चेंज हो रही है, और वो जो है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो वो टाइम के साथ साथ मूव करते रहते हैं, उसको भी हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और इस वजह से जो उनकी पॉपुलेशन साइज़ है, जो उनकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो किस तरीके से अफेक्ट हो रही है ओवर द टाइम, उसको भी हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जो दूसरा है दोस्तों वो है ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी देखो यहाँ पे आप देखो, ये है हमारा एक ऑर्गेनिज्म जिसकी यहाँ पे बटरफ्लाई मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है। सो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में हम लोग एक ही ऑर्गेनिज्म को बारे में पढ़ते हैं। देखो पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंस है कि पॉपुलेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के पूरे पॉपुलेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिज्म में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है। सपोज़ ये बटरफ्लाई है तो इनकी बटरफ्लाई की पूरी पॉपुलेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक सिंगल बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी की जाएगी और इसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी बोलते हैं। सो इट स्टडीज़ द बिहेवियर, physiology and life history traits of individual organism as well as their interconnection with other organism and their environment। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वो फिर किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को और उसके जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, वो भी हम ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही सिर्फ स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऑन दी बिहेवियरल इकोलॉजी। अब देखो बिहेवियरल इकोलॉजी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, एक ऐसा इकोलॉजी जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में पता करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करता है, उसकी स्टडी क्या है, बिहेवियरल
इकोलॉजी। अगर आपको समझना है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम लगा रखे हैं। ये है हमारा सैंड स्नेक, ठीक है, और ये है हमारा लिजर्ड जो कि सिचुएशन के साथ अपने कलर को जो है वो चेंज करता है। इस तरीके से ये जो स्नेक्स है वो क्या करता है, वो अपने जो सिचुएशन है उस हिसाब से खुद को जो है सैंड के ही कलर का बना लेता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है। वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर शिकार करना चाह रहा है तो भी वो इस तरीके से करता है, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है एनिमल्स की, इसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे बिहेवियरल इकोलॉजी। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट स्टडीज द डिफरेंट वेज बाय विच ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्स एंड अडेप्ट टू चेंजेस इन देयर हैबिटेट। किस तरीके से वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और अपने हैबिटेट में रहने के लिए किस तरीके से कौन कौन से वेज हैं जो वो फॉलो करते हैं, उसकी स्टडी होती है। इट इंक्लूड्स स्टडीज़ रिलेटेड टू द फूड सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस तरीके से वो कहाँ से फूड अपना जो है वो गेन करते हैं, वो क्या फूड सोर्स है उनका, वो भी हम स्टडी करते हैं। इट्स रिप्रोडक्शन, यानी कि एनिमल्स जो है किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और सोशल इंट्रैक्शन उनका क्या होता है अदर ऑर्गेनिज्म से, और उनकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है उसकी भी स्टडी करते हैं। यानी कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं इन द डिफरेंट सिचुएशन। तो इन सारी की स्टडी हम लोग बिहेवियरल इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारा वो है ह्यूमन इकोलॉजी। सो दिस इकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस विथ देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन किस तरीके से अपनी इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, और वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसकी स्टडी हम लोग ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनसे किस तरीके से नेचर को हार्म पहुंचता है, और किस तरीके से हम लोग नेचर को जो है उनकी हार्म जो है, नेचर को जो हार्म हो रहा है उसको हम लोग किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उन सब की भी स्टडी हम लोग ह्यूमन इकोलॉजी में करते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे डायग्राम मैंने लगा रखे हैं। ये पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में अफेक्ट करता है, किस तरीके से आइस की मेल्टिंग होती है, या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो ये सारे नेचर पे कुछ अफेक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती है उसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस बोलते हैं, और ये जो है ये इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट करती है, ठीक है। So it also gives information about how the environment can be improved by anthropogenic actions, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन देता है कैसे जो हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो एक्शंस होती हैं उससे किस तरीके से इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर इकोलॉजी दोस्तों वो क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है। अगर हम लोग सपोज़ करो डियर बोलेंगे तो डियर के भी बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। अगर हम लोग बी को देखेंगे, ठीक है, किसी बर्ड्स को देखेंगे, किसी भी एक लाइन को, एक एलिफेंट को देखेंगे, तो हर प्लेस पे अलग अलग उनकी स्पीशीज़ होती हैं। एलिफेंट्स अगर अफ्रीकन हो तो वो उनकी स्पीशीज़ जो है वो अलग होती है, इंडियंस हो तो उनकी स्पीशीज़ अलग होती है। इस तरीके से अदर एनिमल्स जो होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर प्लांट्स इवन होते हैं, तो उनकी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, जेनेटिक्स उनकी कैसी रहती हैं, उनके डीएनए की एनालिसिस, तो इन सारे को हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में। सो मॉलिक्यूलर इकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडीज दैट यूजेस जेनेटिक टेक्निक्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये जो है इन्वेस्टिगेट करती हैं बिटवीन द रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, और ये जो है उनकी जेनेटिक्स को जो है स्टडी करती है, ठीक है। इट एक्सप्लोर हाउ जेनेटिक वेरिएशन within and between the population influences ecological processes such as adaptation, population dynamics and species interaction, यानी कि किस तरीके से वो जो एक सिंगल स्पीशीज़ हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट किया है खुद को, और
किस तरीके से टाइम जिस तरीके से चेंज हुआ है, उसने किस तरीके से अपने इवोल्यूशन को जो है वो अडेप्ट किया है, इवोल्यूशन उसकी किस तरीके से हुई है और उनकी क्या पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, यानी कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गए हैं, चेंज हुए, उनकी जो पॉपुलेशन नंबर है, तो उन सारी की स्टडी मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में करते हैं। So by analyzing DNA, researchers can understood how organism evolve, migrate and respond to environmental changes। यानी कि जो उनकी डीएनए की इसमें जो एनालिसिस होती हैं, उनको कर करके रिसर्चर जो है वो अंडरस्टूड कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से वो माइग्रेट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और वो कैसा रिस्पॉन्स करता है अपनी इन्वायरमेंटल चेंजेस में। इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज हो तो वो किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इन सारे को हम लोग पता कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग दी मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ इकोलॉजी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग।